अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है इसकात। हम लोग अमराज़े आज़ाए तनासुल ज़नाना पढ़ रहे हैं। अमराज़े तनासुलिया ज़नाना, उसमें से उक्र पढ़ चुके हैं, इसकात पढ़ रहे हैं। तबई इसकात के 4 अक़साम बताए गए हैं। पहला पॉइंट जो इसमें इम्पोर्टेंट है, लिखा है कि तबई इसकात के असबाब के 4 अक़साम कौन कौन से हैं? खारजी उमूर, दूसरा लिखा है अवारिज़ जिस्मानी, और तीसरा लिखा है अमराज़ रहम, और चौथा लिखा है जनीन और मुतल्लक़ात की खराबियाँ। जनीन और मुतल्लक़ात मतलब फीटस से मुतल्लक़ात कौन कौन से हो सकता है? वो प्लासेंटा हो सकता है ना। उसके बाद वो प्लासेंटा, साथ में अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, ये सब हो सकता है। यहाँ फीटस है, फीटस की खराबी, अम्बिलिकल कॉर्ड की खराबी या प्लासेंटा की खराबी, इन सब को इस हेडिंग में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद अमराज़ रहम है, इसके ऊपर हमारी जिस्मानी है, खारजी उमूर है। तो ये 4 तरह के असबाब हैं, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसके अक़साम के असबाब का टाइप पूछे। मोटी हेडिंग है, इसलिए मैंने इसको नोट कर दिया है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे सबब होंगे। जैसे खारजी उमूर में एक्सटर्नल क्या क्या उसमें फैक्टर हो सकता है, जैसे कोई गिर गई, हमला हो रहा था, अगर गिर गई, चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, ये सब खारजी उमूर हो सकता है। हमारे जिस्मानी, जिस्म के अंदर कोई ख़राबी उसको है, कोई बीमारी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या फिर और दूसरी बीमारियां हैं, उसकी वजह से। अमराज़ रहम एग्जैक्टली यूट्रस का कोई मर्ज़ है तो, और फिर जनीन की खराबी। तो इसे मोटी मोटी चीज़ें मतलब 4 असबाब में उसको बांटा है, इसीलिए इसको। इसकात के बाद मशीमा अगर 2-3 दिन रहम में से खारिज ना हो तो रहम के अंदर मुदफ़न हो जाता है। ये लाइन इम्पोर्टेंट है। इसकात के बाद मशीमा अगर 2-3 दिन तक, मशीमा माने किसको बोलते हैं? मशीमा, हाँ, प्लासेंटा को बोलते हैं। प्लासेंटा कह रहा है 2-3 दिन तक रहम में रह जाए तो ताफुन पैदा हो जाता है। ताफुन पैदा हो जाता है, ठीक है। इसको लिख रहा है इसकात मुताद, यानी अगर किसी को इसकात की शिकायत बतौर आदत की हमेशा रहती है तो हमल के 30वें माह से माजून हमल अंबरी या माजून इशारा आज वाली 7वें माह तक खिलाएं। इस दवा का इस्तेमाल हर माह में 10 से ज़्यादा ना हो। यानी ये एबॉर्शन को रोकने वाली दवा है। कैसे एबॉर्शन को रोकने वाली दवा है? हैबिचुअल एबॉर्शन को, ठीक है। इसकाते मुताद, मीम ते ऐन अलिफ दाल, मुताद, हैबिचुअल एबॉर्शन। इसका मतलब हैबिचुअल एबॉर्शन की दवा हमारे यहाँ बताई गई है, और 2 बहुत इंपॉर्टेंट दवा बताई गई है। एक थे माजून हमल अंबरी, और दूसरा है माजून निशारा आज वाली। वही लिखा है ना, हाँ, आज वाली मिलता है। माजून हमल अंबरी हम खूब लिखते हैं, निशारा आज वाली भी मिलता है। ये बेसिकली वो क्या है, इसमें हाथी का दांत है, जुज़े ख़ास के तौर पर माजून निशारा आज वाली में, हाँ जी, उसमें है अज्जा के तौर पर। इसकात हमल के पूरे दिनों के जितना करीब होता है, इसी कदर जरियान खून कम होता है। इसकात हमल के पूरे दिनों के जितना करीब होता है, इसी कदर जरियान खून कम होता है। कहने का ये मतलब हुआ कि 0 से लेकर के 9 मंथ के बीच एबॉर्शन जब इसके करीब होगा, 9 मंथ के जितना करीब होगा, जरियानुद्दम उतना कम होगा। ये लिख रहा है, मतलब कि अगर हेमरेज की बात करें तो उसका ग्राफ ऐसा होगा, उल्टा ऐसा है ना। यहाँ पे होता है तो इधर अगर मैक्सिमम है जरियान, ये मैक्सिमम है, तो ये धीरे धीरे इधर बढ़ता है, ठीक है।
यानी इनिशियली ये खून ज़्यादा गिरेगा, बाद धीरे धीरे वो लास्ट में कम होता जाएगा। तो ये 2-4 पॉइंट है इसका। रेजा, ये क्वेश्चन बनता है, अक्सर क्वेश्चन से पूछा हुआ है। रेजा को झूठा हमल कहते हैं, झूठा हमल। इंग्लिश में हम लोग फॉल्स प्रेगनेंसी लिखते हैं, फॉल्स प्रेगनेंसी, ठीक है। लेकिन फारसी में से बारे दरोग कहते हैं, बारे दरोग, बार माने बोझ, बारे दरोग, बार माने होता है बोझ, दर माने झूठा, है ना, झूठा हमल, झूठा बोझ, झूठा बोझ ढोने वाला, ठीक है, यानी झूठा बोझ कहते हैं। रेजा के माने उम्मीद के हैं, तो इसका माने क्या हुआ, उम्मीद, ठीक है। इसका नाम रेजा इसलिए रखा गया है कि मरीज़ा को इसमें विलादत की उम्मीद कायम रहती है, इसमें कोई गोश्त का टुकड़ा नहीं पाया जाता। क्लियर कट है कि यूट्रस में एक्चुअली कुछ है नहीं, ठीक है, लेकिन मरीज़ा फील करती है कि वो प्रेग्नेंट है, और धीरे धीरे जो प्रेगनेंसी की जितनी भी अलामात हैं वो सब मिलती है, ठीक है। प्रेगनेंसी की जो भी अलामात आप पढ़े होंगे वो सब उसमें मिलती है, लेकिन यूट्रस के अंदर कुछ नहीं होता। ये कंडीशन बारे दरोग या रेजा कहलाता है। लेकिन अगर उसके अंदर कुछ हो तब उसको रेजा नहीं बोलेंगे, उसका टर्म बदल जाएगा, ठीक है। क्या लिखा है, रहम में जो गोश्त का टुकड़ा पैदा होता है उसका यूनानी नाम मोली है, जिसके माने रही चक्की के हैं, यानी ये बीमारी अपनी गोलाई की वजह से चक्की से मुशाबा होता है। मोली, इंग्लिश में शायद आप लोग मोल सुने होंगे ना, यूट्रस में मोल हो जाता है, यानी मांस बन जाता है यूट्रस में, गोश्त का लुथड़ा जमा हो जाता है, तो उसको यूनानी में मोली के नाम से जानते हैं। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि रहम के अंदर जो गोश्त का टुकड़ा पैदा हो जाता है उसको क्या कहते हैं, मोली कहते हैं। मोली के माने क्या है, रही है, री रे है, ये रही माने चक्की, और ये रही कहाँ पूछा गया है, रही या रहट बोलते हैं 2030 में, ठीक है, वहाँ पर भी रही का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। चक्की का काम चूँकि क्या है, एक जगह घूम के दूसरे आ जाना, ठीक है, बार बार वो पेशाब करने के लिए जाता है, इसलिए वहाँ पे कहा गया। यहाँ पर उसकी गोलाई की वजह से कहा गया, रही यहाँ पर उसकी गोलाई की वजह से कहा गया है। चलिए, यानी ये बीमारी अपने गोलाई की वजह से चक्की से मुशाबा होती है। मोली को अरबी में रेहा कहते हैं, वो रेजा की एक खास किस्म है। चलिए, अब यहाँ पे बात क्लियर हो गई। ये तो हम लोग रेजा पढ़ रहे थे, लेकिन एक गोश्त का लोथड़ा जो यूट्रस में पाया जाता है, जिसको हम लोग मोली कहते हैं, अगर ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो उसको रेहा बोलेंगे, रे हे अलिफ हमजा, रेहा, ठीक है। तो एक वर्ड हो गया रेजा, एक हो गया रेहा, और दोनों में सिर्फ हे और जीम का फ़र्क है, और दोनों एक ही तरह का कंडीशन है। दोनों में यूट्रस यानी पेट बढ़ता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। एक में पूरी तरह से प्रेगनेंसी की अलामत मिलेगी, एक में हो सकता है कि पूरी प्रेगनेंसी की अलामत ना मिले, लेकिन सिर्फ पेट बढ़ता हुआ महसूस हो। तो दोनों जो है मिलती जुलती मतलब कि कंडीशन भी है, और नाम भी बहुत मिलता जुलता है। इसीलिए अक्सर इससे सवाल पूछा जा सकता है कंफ्यूज कराने के लिए कि अब ये रेहा है या रेजा है, ठीक है। चलिए आगे लिखा है तो ये रेहा जो है, अगर पूछेगा रेहा क्या है, तो रेहा जो है रेजा की ही एक किस्म है, एक टाइप है। एक फॉल्स प्रेगनेंसी रेजा है, लेकिन रेजा की एक किस्म ऐसी है जिसके अंदर कोई प्रेगनेंसी तो नहीं है, बट उसके अंदर गोश्त का लुथड़ा जमा हो जाता है, जिसको हम लोग रेहा कहते हैं। तो ये भी एक किस्म की रेजा ही है, ठीक है। आगे लिखा है हमल की लगभग सारी अलामतें पाई जाती हैं, किसमें, रेजा में। रेजा और हमल सादिक में फ़र्क यह है कि रेजा में औरत का पेट नहायत सख्त होता है, नीज इसमें हाथ पांव ढीले और फूले होते हैं। दूसरा फ़र्क यह है कि इस मरीज़ ज़माने मुद्दत हमल के ज़माने से तजावुज़ कर जाता है, जिसमें जनीन बाहर आने के लिए हरकत करता है। अगर रेजा के मरीज़ा को दवा देकर बेहोश कर दिया जाए तो शिकम के अज़ला ढीले पड़ जाएंगे। फ़र्क कुछ बताया गया है। अगर कोई सवाल ऐसा पूछे कि रेजा में और हमल सादिक यानी
जो रियल प्रेगनेंसी है, ट्रू प्रेगनेंसी है, दोनों में क्या फ़र्क हो सकता है। तो 2-3 फ़र्क उसमें बताया है। जो प्रेगनेंसी में एब्डामेन होता है, ठीक है, और जो रेजा में होता है, इसमें ये सख्ती बहुत होती है। इस वाले में यानी रेजा वाले में ये शिकम के अज़लात में सख्ती पाई जाती है, जबकि इसमें उतनी सख्ती नहीं होती है, या उस तरह की सख्ती नहीं होती। पहला तो डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर दोनों मरीजों को बेहोश किया जाए, इसको भी बेहोश किया जाए और इसको भी बेहोश किया जाए, तो इसकी सख्ती तुरंत ज़ायल हो जाएगी, ठीक है, इसकी सख्ती ज़ायल हो जाएगी। ये जैसा था ये वैसे ही रहेगा। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं, दोनों सूरत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर सख्ती ख़त्म हो जाएगी। तो ये बिग डिफरेंस है दोनों को समझने के लिए, ठीक है। और एक और चीज़ जो ये बताया कि प्रेगनेंसी का जो ज़माना है, ये मान लिया कि 9 महीना है, तो 9 महीने में बच्चा तवल्लुद होगा, लेकिन यहाँ पर वो बढ़ता जाएगा। सुनते होंगे गांव में बोलते हैं अक्सर कि किसी को मतलब किसी ने जादू कर दिया, बच्चा गायब कर दिया, ऐसा सुना है। बच्चा गायब कहाँ से हो गया? बेसिकली उसको बच्चा था ही नहीं, उसको एक प्रेशर था मेंटल, बच्चा नहीं हो रहा था 1-2 साल। हाँ, पीरियड्स भी रुक जाते हैं। क्या है ना कि मेंटल प्रेशर होता है, शादी के बाद 1-2 साल बच्चे नहीं हुए तो उस लड़की पे ऐसा प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर, उसको लगता है कि मुझे बच्चा होना चाहिए, नहीं होगा तो हाँ मतलब कि लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, वगैरह वगैरह। ऐसी सूरत में जो है वो ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है। तो धीरे धीरे वो ग्रो करता रहता है, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाता है। तो लोग बोलते हैं अरे पेट गायब हो गया या बच्चा गायब हो गया। अरे पेट या बच्चा गायब नहीं हो सकता है, बल्कि वो कभी था ही नहीं, वो फॉल्स था। जिस दिन उसे एहसास हो गया कि फॉल्स है सब कुछ, उस दिन ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ब्रेन जो है ना इतना पावरफुल है कि इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। इसका इस्तेमाल करेंगे तो अगर 50% भी सही से इस्तेमाल हो जाए तो पता नहीं क्या हो जाए, ठीक है। तो हम लोग 50% तो बहुत दूर की बात होती है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सब ब्रेन का कमाल है कि ब्रेन जो है आपके जिस्म में एक फॉल्स प्रेगनेंसी पैदा कर देता है। एक जो मैंने एक वीडियो में भी लगता है कि कहानी सुनाया था तबीयत पे मैंने एक लेक्चर बनाया था। उस पर मैंने बताया था कि तबीयत कितना अहमियत रखता है आपके जिस्म के लिए। उसकी प्रैक्टिकल के लिए एक साइंटिस्ट ने कहा कि एक जिस भी एक कैदी को मौत की सज़ा थी, उसको मरना था, तो उस पर उसने प्रैक्टिकल किया। बोला कि जज से मिल करके भाई इस पर हमको प्रैक्टिकल करना है, आप मुझे इजाज़त दीजिए। तो उसने क्या किया कि उस कैदी को लाया, बोला कि भाई तुमको तो मरना ही है, हमारा को एक काम हो जाएगा। तो क्या काम होगा? हमको तुमको सांप से कटवा के मारेंगे, ठीक है, तुम फांसी पे लटकोगे, सांप से बात बराबर है, मरना ही है। तो बोला ठीक, वो तैयार हो गया और उसने सांप दिखाया, बहुत जहरीला सांप था। बोला कि दुनिया में कोई भी मतलब इससे बचा नहीं है अभी तक, और इतने सेकंड के अंदर मर जाता है। वही हमको देखना है कि कितने सेकंड के अंदर इंसान कैसे मरता है। तो जब उसको लाया गया, ला करके चेहरा ढक दिया गया और फिर उसको सांप से कटवाया गया। कटा तुरंत मर गया वो मरीज़, ठीक है। जब मर गया तब ये रिवील हुआ कि भाई उसने सांप नहीं काटा, बल्कि उसने सिर्फ पिंच हुआ था सांप की जगह पर। और चूँकि उसके दिमाग में उसने डाल दिया था कि बहुत ही जहरीला है और मतलब इससे कोई अभी तक नहीं बचा, ठीक है। आँख उसकी बंद थी, जैसे पिंच हुआ उसे लगा सांप ने काट लिया तो मरना ही है, मर गया। तो ये जो मतलब कि हमारा तबीयत है, ये कितना मतलब कि हमको डिफेंड कर सकता है या कितना हमारे साथ ऑफेंसिव हो सकता है, ये उसकी मिसाल है, ठीक है। तो ये रजा भी उसी तबीयत का एक हिस्सा है। आपकी तबीयत जो है वो ले आती है आपको प्रेगनेंसी की तरफ, और पूरी सिम्टम जो है प्रेगनेंसी की हो जाती है, ठीक है। चलिए क्या लिखा है लोगों ने, अरंड के हमरा माउल उसूल पिलाएं, मादा नुजुज पा जाए तब यारिज खिलाएं। किसका इलाज है? ये रजा का इलाज है। रोगने अरंड के हमरा माउल उसूल पिलाएं। माउल उसूल क्या है? ये मादे को लतीफ़ करता है, ठीक है, और उसका इखराज करने के लिए तैयार करता है, माउल उसूल, ठीक है।
और जब ये तैयार होता है तब इसके बाद लिख रहा है हब्बे आरिज खिलाएं, हब्बे आरिज। ये मौसिल है, मौसिल इखलात सलासा है, ठीक है। अच्छा, रोगन अरंड का यहाँ पे जिक्र है, तो मैं थोड़ा सा अरंड के लिए निस्बत से बता दूँ कि अरंड के बारे में लिखा है कि एक अरंड का बीज खाने से 1 साल प्रेगनेंसी नहीं होती है, ठीक है। ये खजाना नदिया में लिखा है। और अगर किसी को लॉन्ग टर्म तक प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो 2, 4, 5, 10 खा ले, फिर वो बंद हो जाएगा। और ये फिर 1 साल के बाद अगर एक खाया है तो उसमें यही लिखा है कि 1 साल तक प्रेगनेंसी नहीं होगी, उसके बाद होनी चाहिए। नहीं, बीज पूरा मुसल्लम। हाँ जी। और इसको प्रैक्टिकली कहीं पर कोई रिसर्च पेपर नहीं है इसका कि मैं आपको बता दूं, लेकिन मैंने ये सुना है गांव में औरतों से कि बूढ़ी औरतें जो है जिनको ज़्यादा बच्चा हुआ करता था तो बंद करने के लिए अरंड की एक गोली खिला देती थी, अरंड खिला देती थी। नहीं, वो जिसको नहीं होना था वहाँ पे उनको प्रैक्टिकल नहीं करना है, वहाँ पे उनको बंद करना है, ठीक है। तो वो खिला देती थी, 2, 4, 10 मंथ वो बंद हो जाता था। ये प्रैक्टिकली मैंने। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कसरत हैज़। कसरत हैज़, इसी को कसरत तम्स कहते हैं। अच्छा, उसको इंग्लिश में अलग अलग 2 नाम से जाना गया है, एक को मेनोरेजिया, एक को पॉलीमेनोरिया। मेनोरिया आप लोग दोनों को जानते हैं। मेनोरेजिया बोलते हैं एक्सेसिव ब्लीडिंग को, ठीक है, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड। और ये बोलते हैं फ्रीक्वेंट पीरियड, ठीक है, फ्रीक्वेंट पीरियड को, जो कि वक्त से पहले बार बार आ जाए उसको पॉलीमेनोरिया बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों के लिए एक ही टर्म इस्तेमाल किया गया, कसरत हैज़, चाहे वो ज़्यादा ब्लीडिंग हो चाहे वो बार बार हुआ करे। इसी को इसने 3 अलग अलग सूरत बताया है। कसरत तम्स की 3 सूरत, 3 अलग अलग सूरतें हैं। क्या लिखा है? पहला लिखा है खून की मिकदार मामूल से ज़्यादा खारिज हो, पहला। दूसरा, खून ज़्यादा अरसा तक जारी रहे। तीसरा, 1 माह में चंद बार खून आए। यानी जिसको इंग्लिश में मेनोरेजिया और पहले पॉलीमेनोरिया में बांटा गया है, इसको इन्होंने 3 रूप शक्ल में बांटा है। एक तो ये कहा है कि खून की मिकदार ज़्यादा हो। इसमें क्या हुआ, डेज वही है, मतलब 5 से 7 दिन ही है, लेकिन इसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। अच्छा, दूसरा में क्या कह रहा है कि हाँ, खून ज़्यादा अरसा तक जारी हो, खून ज़्यादा अरसा तक जारी हो। इसका मतलब क्या हुआ, पीरियड 28 दिन का है, लेकिन ये 7 दिन से तजावुज़ कर जाता है, ठीक है। मान 7 से 12 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, तो ये जो लॉन्ग टर्म तक चला ये भी कसरत हैज़ में आएगा। और तीसरा बताया कि 1 माह में चंद बार आ जाए ना, 1 माह में चंद बार आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पीरियड का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो शॉर्ट कर गया। मान लिया कि 15 दिन में पीरियड आ जा रहा है, 20 दिन में आ जा रहा है, तो ये पॉलीमेनोरिया। तीनों अलग अलग कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पर एक को मेनोरेजिया बोला, एक को पॉलीमेनोरिया बोला। इसका सबब इम्तलाए वर्म, रिक्कत और हिद्दत खून, मायत और इखलात सलासा का गलबा और अमराज़ रहम है। इसका सबब बताया गया है। रिक्कत और हिद्दत खून इंपॉर्टेंट है इसमें। रिक्कत और हिद्दत का मतलब क्या हुआ कि खून रकीक हो गया है, रिक्कत और हिद्दत खून। अगर खून में रिक्कत और हिद्दत बढ़ जाएगी तो इसका मतलब कि जारी होना आसान हो जाएगा किसी भी। जैसे क्या होता है, हम लोग ब्लड थिनर एजेंट की पेशेंट जो खाते हैं तो उसमें क्या होता है, कहीं पे कट गया तो ब्लीडिंग होती रहती है, ठीक है। तो वो क्या है, ब्लड थिनिंग एजेंट क्या करता है, खून को पतला करता है। ऐसी ही सूरत यहाँ पर भी है कि अगर खून पतला हो गया है तब ये कंडीशन पैदा होगी। तो एक बड़ा सबब जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि खून में रिक्कत और हिद्दत पाई जाती है। इसके बाद बताया गया कि अगर सबब इम्तलाए दम हो, यानी खून की वजह से ये मर्ज हो रहा हो, तो हैज़ को रोकने के लिए बासली की फजत खोलें।
और छातियों के नीचे महजमा नारियां लगाएं। दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये सवाल लेकिन इंपॉर्टेंट है। इम्तलाए दम के सबब अगर कसरते हैज़ हो तो क्या करना है ऐसी सूरत में? पहला लिखा है बासली की फसद खोलें, बासली की फसद खोलें, और दूसरा लिख रहा है कि छातियों के नीचे महजमा नारियां लगाएं। महजमा नारियां का मतलब क्या हुआ? फायर कपिंग, ठीक है, फायर कपिंग करने के लिए कहा गया है। मतलब जो हम लोग कपिंग करते हैं ना, जो मशीन से, वो वाला नहीं करना है, गिलास से लेना के करना है, उसमें फायर लगाना है, आग लगाना है, आग लगा के करना है। आग लगा के कैसे करते हैं? नहीं देखें, कई तरीका है। एक तो तरीका ये है कि जैसे यहाँ पे हमको कपिंग करना है तो इस जगह पे सिक्का रख दीजिए 1 रुपये का, उसके ऊपर काफूर डाल दीजिए और उस पर आग लगा दीजिए, काफूर आग जल जाएगा, और उसको कप डाल दिए उल्टा करके तो ये पकड़ लेगा। एक सूरत ये है, थोड़ा रिस्की है ये, जैसे उठेगा तो टिल्ट होता है, जैसे ये इसका ब्लेड निकलता है तो टिल्ट होता है, तो अगर गर्म रहा तो जलने का खतरा है। दूसरी सूरत यह है कि आप गिलास में ही आप स्प्रिट डाल दीजिए और फिर आग बाहर से लेकर उसमें लगाइए, फिर उसको डाल दीजिए, ठीक है। तीसरी सूरत यह है कि कपड़ा में किसी डंडे में या छड़ में कपड़ा लपेट करके उसमें स्प्रिट में भिगो दीजिए, उसमें आग लगा के गिलास में डालिए, फिर लगाइए। सबसे सेफ यही है, इसमें जलने का कोई खतरा नहीं है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीका है, सब वो महजमा नारियां ही हैं। तो ये सवाल पूछा हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसमें आगे लिखा है, इसमें रहम की रगें पिस्तान की रगों से जिल्द शिकम में बाहम मिली हुई हैं जो पिस्तानों के नीचे वाक़ हैं। ये उसी तरह का है जैसे हम लोग पीछे पढ़े थे, कान के पीछे की रग वाला, ठीक है। तो वहाँ पे भी लिखा था कि कान के पीछे की रग से दिमाग से उतर करके माध्यम मनविया जो है वो खुशिया तक जाती है। यहाँ पर भी लिखा है इसी तरह का कि रहम की रग जो है पिस्तान की रगों से जिल्द शिकम में बाहम मिली हुई है जो पिस्तानों के नीचे वाक़ है। लेकिन ऐसा कोई रग हम लोग को मॉडर्न एनाटॉमी में नहीं मिलता है। लेकिन याद रखिएगा लिख लाइन, रहम की रगें पिस्तान की रगों से, इसीलिए लिखा है कि छातियों के नीचे नारियां हैं। हाँ सेंटेंस पर से लिखा है, लेकिन ये ट्रू नहीं है बहरहाल। लेकिन है कि एक दूसरा उसका जो इफेक्ट है वो है हिमालय मवाद का। हिमालय मवाद का जो कंसेप्ट है, रहम यहाँ पर है, यहाँ पर रहम है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग अगर हिजामा करते हैं, ठीक है, तो हिमालय मवाद की इस कंडीशन में कहा जाता है कि जिस तरफ हम हिजामा करते हैं मादा उस तरफ फिर जाता है, तो ब्लीडिंग इधर से हो रही है, तो हम अगर यहाँ से हिजामा करते हैं तो ब्लड इधर से निकलने लगेगा, यानी ब्लड ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, यानी ये नीचे की तरफ आना रुक जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर किसी को मतलब कि एमनोरिया है तो हम लोग हिजामा काफ मसल पे करते हैं ताकि वो ब्लड ऊपर से नीचे, क्योंकि हर्ट यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ हर्ट है, तो हर्ट से आप इस तरफ करते हैं तो ये खून ऊपर से इस तरफ जाता है, यहाँ करते हैं तो नीचे उतरता है, तो नीचे उतरेगा तो कहता है कि मेंस स्टार्ट होगा, पीरियड आने लगेगा, और उसका रिजल्ट मिलता है, ठीक है, काफ मसल में, ठीक है। तो ये लिख रहा है कि रहम की रगें पिस्तान की रगों से शिकम की जिल्द के पास मिलती है, इतना याद रखिए। नेक्स्ट है टॉपिक कुरू है रहम या रहम का जख्म। करहा, रहम में करहा हो गया। रहम से खारिज होने वाली शय मैल जैसी हो तो समझना चाहिए खुराज है, यानी गर्म वर्म है। इतना टाइप लिखा है, सवाल सब इम्पोर्टेंट है, इसमें कई सारे पॉइंट हैं, सब इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन बहुत टफ है याद रखना। क्या लिखा है? अगर रहम से निकलने वाली शय मैल जैसी हो, रहम से निकलने वाली शय मैल जैसी हो तो क्या समझना चाहिए
कि खुराज यानी गर्म वर्म है। क्या है? खुराज है। कहाँ पे खुराज है? रहम के अंदर। दूसरा क्या, अगर खारिज होने वाली शय स्याह और बदबूदार खून हो और सख्त दर्द हो तो समझना चाहिए कि कोई खिल्त रहम को खा रही है। क्या लिखा है? खारिज होने वाली शय कैसी है? स्याह और बदबूदार खून हो और सख्त दर्द हो तो क्या समझना चाहिए कि कोई खिल्त रहम को खा रही है। कोई खिल्त रहम को खा रही है। ठीक है। अगर खारिज होने वाली शय खालिस सुरखून हो तो समझना चाहिए कि रहम का कोई जुज फट गया है। अगर खालिस सुर्ख खून हो तो क्या समझ चाहिए कि रहम का कोई हिस्सा फट गया है, जिससे ब्लड वेसल्स खुल गए हैं, है ना। अगर खारिज होने वाली शय गोश्त के धुआं की जैसी हो, यहाँ भी आ गया गोश्त के धुआं की तरह हो तो क्या लिख रहा है? तो किसी का दर्द हो, नहीं हल्का फुल्का दर्द हो तो क्या समझना चाहिए कि जख्म मैला और गंदा है। जख्म मैला और गंदा है। आगे लिखा है अगर पीप सफ़ेद गाढ़ी और मिकदार में थोड़ी हो, साथ ही सोजिश हो, इसमें सख्त बदबू हो तो समझना चाहिए कि जख्म मैल कुचल से साफ है। देखिए अपोजिट बात कह रहा है यहाँ पे। पीप हो कैसा? सफ़ेद गाढ़ी, मिकदार में थोड़ी हो, सोजिश हो और सख्त बदबू हो तो क्या कर रहा है? समझना चाहिए कि जख्म मैल कुचल से साफ है। जख्म मैल कुचल से साफ है। तो इतने सारे कंडीशन बताए गए हैं। खुराज हो तो क्या कैसा होगा? जख्म रहम से निकलने वाली शय मैल जैसी होगी। अगर कोई खिल्त खा रही होगी तो कैसा होगा? स्याह बदबूदार खून और सख्त दर्द होगा। कोई रहम का हिस्सा फट गया होगा तो खालिस सुर्ख खून निकलेगा। अगर जख्म मैला और गंदा होगा तो गोश्त के धुआं की तरह की शय निकलेगी। अगर जख्म मैल कुचल से साफ होगा तो पीप सफ़ेद गाढ़ी सोजिश होगी, सख्त बदबूदार होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीज़ वहाँ पर थी, जो ताफून थी, वो निकल गई है या निकल रही है, इसीलिए साफ़ हो गया अंदर का। ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है कि जो अंदर में जो जख्म है वो साफ़ हो गया। इतने सारे कंडीशन बताए गए हैं। आगे लिखा है मरहम बासलिकून रोगन गुल के साथ पिचकारी करें, क्योंकि बासलिकून का मरहम गोश्त पैदा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। मरहम बासलिकून रोगन गुल के साथ पिचकारी करें। क्यों? क्योंकि ये जो है क्या पैदा करता है? गोश्त पैदा करता है। गोश्त पैदा करने के लिए कौन सा टर्म इस्तेमाल करते हैं? सैदला में गोश्त पैदा करने वाली दवा को क्या लिखते हैं? उम्मतुल्लहम, गोश्त पैदा करने वाली। ठीक है। ठीक है। तो ये गोश्त पैदा करने का काम करती है मरहम बासलिकून। इसके बाद है कुमकुम, नाद की तरह बड़ा सा ज़र्फ है जिसमें मरीज को बिठाया जाता है। हालांकि कुमकुम और आप लोग पढ़े होंगे, कुमकुम एक और पढ़े होंगे। क्या है वो? शुरू में शरद बाब के शुरू के चैप्टर में कुमकुम का जिक्र आया है, जहाँ पे सुधा आप लोग पढ़े होंगे। एक ऐसा बर्तन है जिसकी गर्दन लंबी है, सुराही की तरह, समझ रहा है? हाँ, तो वहाँ पर वो भी कुमकुम लिखा है और इसको भी कुमकुम लिखा है।
कैसा है? हाँ वही है मम्मी। क्या? हाँ हाँ, और यहाँ भी लिखा है, ये नाद है। नाद जैसे जैसे कि उसको बोलते हैं ना, गुस्ल करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं टब, बिल्कुल उसी तरह का है। इसमें मरीज को बैठाते हैं। रामक, असारा आमला का खुशबूदार, कई बार आया है असारा रामक। हाँ, कहीं पे छोड़ने का मन ही नहीं किया, पता नहीं। रामक, असारा आमला, असारा आमला का खुशबूदार मरकब है, खुशबूदार मरकब है। इतनी बार तो याद हो जाना चाहिए अब तक हैं। रामक क्या है भाई? अगर रीम बदबूदार या गोश्त के पानी के मानिंद हो तो बारिद और काबिज दवाओं की पिचकारी करे, जैसे गुलनार, हबुलास, माई कला वगैरह। कंडीशन लगाया है, रीम कैसा हो? रीम बदबूदार और गोश्त के पानी के जैसा हो, गोश्त के पानी के जैसा हो। तो दवा कैसी खिलानी है? काबिज दवाओं की पिचकारी करनी है, तो बारिद और काबिज दवा की पिचकारी करनी है। पिचकारी का जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, इससे पहले भी किया गया है और आसान है वो, इसलिए कि यहाँ से दवा का पहुँचना आसान है, ठीक है, और दवा अपनी पूरी सूरत में वहाँ पर पहुँच करके अपना फेल करेगी, काम करेगी, ठीक है, इसलिए पिचकारी का इस्तेमाल किया गया है। तो गुलनार क्या है भाई? गुलनार जानते हैं? गुलनार हबुलास और माई कला लिखा है सिर्फ, क्योंकि माई खुर्द भी होता है। माई खुर्द नहीं, छोटी माई कला नहीं, बड़ी माई, ठीक है। ये अम्मी जान नहीं है, मतलब कि जो नेचर की है, इस कैफियत की दवाएं बहुत सारी हैं। इसी में माजू भी है, माजू भी ऐसी ही दवा है, कथ भी ऐसी दवा है, सुपारी भी ऐसी दवा है, आंवला भी लगभग ऐसी दवा है। सब में प्रॉपर्टी का सेम है, सब सर्द खुश्क है, सब सर्द खुश्क दवा है, और सर्द खुश्क में प्रॉपर्टी काबिज होने की होती है, ठीक है। हाँ, ये दवा का नाम ही है वो, नहीं वो आश है। आश माने चोकर, आश माने चोकर होता है, ये बुल आस है का, उसका नाम ही है, नबाती दवा का नाम ही है, ठीक है। तो इस सब में एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि सर्द खुश्क है, और इसकी वजह से में काबिज प्रॉपर्टी, सब में काबिज प्रॉपर्टी है। यहाँ पे 3 का जिक्र किया गया है। अगर इसके जैसी वगैरह ले दिया ना, इसके जैसी और भी दवा का इस्तेमाल करना हो तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग खाते हैं। सर वो गर्म, गर्म कौन बोल दिया? नहीं, सब खुश्क है। आप खा के देखिए ना, पूरा जबान जो है लगेगा पकड़ लिया है, मोटा हो गया है, तो गर्म गर्म कसैला होता है, कसैला होता है, वो नाम ही है कसैली, नाम ही बोल रहे हैं कसैली। गर्म हो जाता है, लेकिन खाने वो चबाने से गर्म होता है, जबकि मुंह की हरकत से गर्म होता है। क्योंकि मसेट्रा मसल को बहुत काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसीलिए गर्म होता है ना। तो गुलनार नहीं बताया, फिर गुलनार पे हम रुके हुए हैं। गुलनार देखा आप लोगों ने? बोले ना, हमारी मैम का नाम है। हमारी सीनियर थी गुलनार, नहीं याद है? अलग कर देंगे तो याद आ जाएगा। गुल अलग कर दें, अनार अलग कर दें, हाँ उसको गुलनार बोलते हैं। तो इतना आसान है। गुलनार है ना, अनार के फूल को गुलनार बोलते हैं, ये भी काबिज है, ठीक है। हम लोग अनार के छिलका का इस्तेमाल करते हैं ना, अनार का छिलका जो है वो भी पोस्त अनार, वो भी। चलिए आगे है। अगर पीप मसाना की तरफ चली जाए तो मुद्रात पिलाएं जो ज़्यादा कवी ना हो, जैसे तुख्म तरबूज, तुख्म कद्दू वगैरह। कैसे पता चलेगा?
इसका जिक्र नहीं किया गया। अगर पीप माए मुस्तकीम की तरफ चली जाए तो हुक्म न करें, जिसमें मसूर, चावल, अनार की कली, वही गुलनार हो गया। और गिले अरमनी नहीं, गिले अरमनी, दमुल अखवैन वगैरह शामिल हो। ठीक है, दमुल अखवैन देखा है कैसा है, कैसी दवा है? नबाती, हैवानी, मैदनी? दमुल अखवैन नबाती है। ठीक है, दम माने होता है खून, और अखवैन माने भाई, दो भाई। अब बताइए नबाती है, हैवानी है, क्या है? नबाती ही है। हाँ, ये एक पेड़ का तरशो है जो खून के जैसा होता है। ठीक है, और उसी कुछ मुआसरत की वजह से उसको दमुल अखवैन नाम दिया गया है। और ये ज़बरदस्त हाबिसुद्दम है, खून को रोकने के लिए बहुत अच्छी दवा है। हाबिस काबिस है, सर्द है। ठीक है, दमुल अखवैन। तो यहाँ पे अलग अलग बात बताई। पेशाब मसाना की तरफ अगर पीप चला जाए तो मुद्रात देना है, और माए मुस्तकीम की तरफ चली जाए तो फिर वहाँ पर हुक्ना देना है। और हुक्ना में जो भी दवा इस्तेमाल की गई है, मसूर हो, चावल हो, अनार की कली हो, ये सब जो है लोकली काबिज़ हैं। मसूर भी काबिज़ है, और चावल का कौन सा फॉर्म है, चावल ही अपने ही फॉर्म में होगा पाउडर में, वो भी काबिज़ है। और अनार की कली भी काबिज़ है, गिले अरमनी, दमुल अखवैन सब काबिज़ है। अगर खारिज होने वाली शय रहम के ताकुल के पास हो, बस में आ रही है, रहम से खारिज होने वाली शय अगर इसके ताकुल की वजह से हो, तो ताकुल बने क्या है? खा जाने वाला, अकल से बना है ना? ऐसा करहा जो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा हो। ठीक है, तो लिख रहा है कि साफ पीप ना हो, और साफ पीप ना हो बल्कि मैल की मानिंद सब जैसे स्याह हो या जर्द आब की मानिंद हो, तो मुनासिब यह है कि ज़ख़म साफ़ करने वाली दवाओं की पिचकारी करें। जैसे आश से जाओ, हाँ अब का आश आ गया। ठीक है, अब कुछ और कंडीशन लगाया है। पीप एक तो पहले लिखा कि ये तकुल की वजह से हो, और पीप का अलग कंडीशन बताया है। ठीक है, कह रहा है कि ऐसी सूरत में क्या करना है? ज़ख़म को साफ़ करने वाली दवा देना है, ज़ख़म को साफ़ करने वाली दवा देनी है। और इनमें कुछ मिसाल दिया, आशे जौ का पानी, शहद, मुलेठी का जोशांदा वगैरह। आशे जौ का पानी, शहद के बारे में तो जानते ही हैं, ज़बरदस्त जाली है। और लिखा है मुलेठी का पानी, मुलेठी का दूसरा नाम असलूसूस, बोटनी का नाम ग्लिसराइजा ग्लाब्रा। स्पेलिंग होता है, बोलिए गलत हो गई, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा एक ऐसी दवा है जिसमें लगभग 200 से ज़्यादा रिसर्च पेपर छप चुके हैं। ये बॉडी में बहुत जगह फ़ायदा करता है, हमारे अल्सर को भी ठीक करता है, रेहा को भी हाँ खांसी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, अमराज़ तनफ़ुस में इस्तेमाल करते हैं, अमराज़ मैदा में इस्तेमाल करते हैं, अमराज़ कुल्लिया में भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ बहुत, इसके अंदर ग्लिसरीजीन पाया था, क्या पाता है याद रखिएगा, स्पेलिंग भूल नहीं भाई, ग्लिसरीजीन, हो सकता है स्पेलिंग गलती हो। ग्लिसरीजीन के बारे में बताया जाता है कि ये जो है ना शुगर से 200 गुना मीठा है, इतना मीठा होता है। आप कभी देखिएगा चबा करके, है हमारे यहाँ, तो चबाने से बहुत मीठा महसूस होता है। आगे लिखा है, अगर दर्द सख्त हो तो अफ्यून और ज़ाफ़रान की बत्ती यानी हमूल औरत के दूध के साथ इस्तेमाल करें। हमूल इस्तेमाल करना है, दर्द के लिए हमूल इस्तेमाल करें। हमूल किसका? ज़ाफ़रान प्लस अफ्यून।
ज़ाफ़रान की वजह ये है कि इसमें सूरत पाई जाती है, तेज़ी से काम करता है। कोई सवाल है इतना में? सर इसमें औरत का दूध बकरी का दूध नहीं चलेगा सर? चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो लिखा है हमको वही याद रखना है, ठीक है। दूध क्या है यहाँ पे, एक तरह का बदरका के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। बदरका मतलब